हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी एके ट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आपको फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बोलूँगा इस यूनिट का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग लगभग हर एक साल में एके ट्यूब ये क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है कि कंस्ट्रक्शंस डिफाइन द कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। आजकल जो थोड़ा सा एक लेवल और आगे बढ़ा दिया है, उन्होंने ग्राफ पूछना भी शुरू कर दिया है कि पीएच और टीएस ग्राफ बताइए, जो कि अभी जो हमारा एग्जाम हुआ था एके ट्यूब का 2023-24 विंटर सेशन, वहाँ पे तो उन्होंने पीएच और टीएस ग्राफ की बातें की, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा आया है एके ट्यूब 2023-24। लगभग लगभग हर एक साल में ये आता ही रहता है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शायद ही पूरे फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आपको डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर समझ में आ गया तो विंडो टाइप एसी भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये जो चार कंपोनेंट है ना, कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रोटलिंग डिवाइस, ऑपरेटर, वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे। 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन। यदि आपको 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन समझ में आ गया था तो 4 स्ट्रोक डीजल अपने आप समझ में आ गया था। यदि आपने 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन समझ लिया था तो 2 स्ट्रोक डीजल इंजन खुद ब खुद समझ में आ गया था। वैसे ही बिल्कुल मैं आपको इस तरह से डिफाइन करूंगा। ये जो कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रोटलिंग डिवाइस है, ये ऑपरेटर में जो मैं सेंटेंस भी लिखूंगा ना, वो एज इट इज जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, वो बिल्कुल सही भी होता है। इसका मतलब यदि आपको डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर समझ में आ गया ना, तो विंडो टाइप एसी भी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो रेफ्रिजरेटर में हमने काफ़ी ढेर सारी बातें कर ली कि रेफ्रिजरेटर कोई डिवाइस है जो कि लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करता है कंपेयर टू सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ सम नेटवर्क इनपुट। कुछ वर्क इनपुट हम देते हैं जिसकी वजह से वो लो टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। ये सब हम जानते हैं। अब हम विंडो टाइप एसी की बिल्कुल बात करने वाले हैं। जैसे विंडो टाइप एसी एक्चुअली में होता क्या, एसी हम तीन तरह से देखते हैं। एक तो एसी देखते हैं जो विंडो पे लगा होता है, आधा उसका पार्ट अंदर होता है, आधा पार्ट उसका बाहर होता है, ठीक है, तो उसे हम विंडो टाइप एसी कहते हैं। दूसरा होता है स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी में उसका आधा पार्ट आपके रूम के अंदर होता है, आधा आपको टेरिस पे या बालकोनी में जहाँ पे आप लगाना चाहो वहाँ पर, तो उसे हम स्प्लिट एसी बोलते हैं। तीसरा हमने एसी देखा है, जैसे मॉल हुआ, कोई कंपनी हुई, तो उसमें डक्ट लगे होते हैं और वो पूरे एरिया को ठंडा रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसे हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन प्लांट। तो वो एक सेंट्रल एसी होता है, वहाँ पे बड़े बड़े कंपोनेंट लगे होते हैं और जिनका जो कूलिंग कैपेसिटी होता है बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। उस एसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एसी। हमारे सिलेबस में सिर्फ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात करें तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो हमारे घर, मतलब ये विंडो एसी हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम विंडो एसी पढ़ने वाले हैं। फिर उसके पहले थोड़ा सा साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर विंडो एसी देखेंगे। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात करूँ तो आपके घर में जो फ्रिज है, जिसे आप फ्रिज बोलते हैं, वो एक्चुअली में रेफ्रिजरेटर है, घरों में यूज होता है, इसलिए हम उसे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर बोलेंगे। उसकी बात हम करने वाले थे। रेफ्रिजरेटर क्या है, कोई एक डिवाइस है जो कि लोअर टेम्परेचर मेंटेन करता है सराउंडिंग के कंपैरिजन में, कुछ वर्क इनपुट एब्जॉर्ब करने की वजह से। तो इसको हम डिफाइन करना शुरू कर दें। तो रेफ्रिजरेटर एक साइक्लिक डिवाइस है जो कि ऐसा कि नहीं एक बार ठंडा करने के बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर थोड़े टाइम के बाद हीट बढ़ना शुरू करेगा और फिर आपका जो रेफ्रिजरेशन से साइक्लिक नहीं हो रहा है, बार बार नहीं हो रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो रेफ्रिजरेटर क्या है, एक साइक्लिक डिवाइस है विच इज यूज टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग्स बाय कंज्यूमिंग सम एक्सटर्नल वर्क इनपुट। कुछ वर्क इनपुट कंज्यूम कर कर ये लगातार किसी भी डिजायर्ड स्पेस को लो टेम्परेचर पे मेंटेन रखता है। तो उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेटर बोलेंगे। रेफ्रिजरेटर में हमारे 4 मेन कंपोनेंट हैं और ये कंपोनेंट क्या है, कंप्रेसर। सबसे कॉस्टली कंपोनेंट जो हमारे रेफ्रिजरेटर में है वो कंप्रेसर है। ये है कंडेंसर। कंडेंसर ट्यूब्स आपने रेफ्रिजरेटर के पीछे देखे होंगे, ढेर सारे जाली जैसा ट्यूब्स लगा होता है, वो कंडेंसर ट्यूब्स है। उसके बाद हमारे पास थ्रोटलिंग डिवाइस, एक्सपेंशन डिवाइस, लास्ट में ऑपरेटर। ये 4 कंपोनेंट है, इन चारों कंपोनेंट को हम देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। रेफ्रिजरेटर डिफाइन करने के बाद ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। एक्चुअली देखिए, हमें क्या करना है, 2 बॉक्स बनाने, एक यूपरेटर का नीचे, एक ऊपर। यूपरेटर और आपने जो डायग्राम देखा होगा ना, बार बार हम डायग्राम जो बनाते थे कुछ इस तरह से कि ये हमारा टीएल हो गया लोअर टेम्परेचर, ये हमारा टीएच हो गया हायर टेम्परेचर, और ये हम कुछ वर्क इनपुट दे रहे हैं, मैंने यहाँ से दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर यही वो यूपरेटर है जहाँ से आप क्या कर रहे हैं, जहाँ से आप टीएल टेम्परेचर या फिर टीएल टेम्परेचर है और क्यूएल हीट निकाल रहे हैं। यहाँ से आप क्या निकाल रहे हैं, क्यूएल टेम्परेचर से क्यूएल हीट निकाल रहे हैं
ये रेफ्रिजरेटर स्पेस है जहाँ से टीयर, ये रेफ्रिजरेटेड स्पेस है, डोर खोलने के बाद जो अंदर स्पेस होता है ना वो वाला, और यहाँ से क्यूएल हीट निकाल रहे हैं। और ये कंडेंसर ट्यूब्स है। कंडेंसर ट्यूब्स किस पे है? हाई टेम्परेचर। कंडेंसर ट्यूब्स जो है, कंडेंसर ट्यूब्स जो है ये हाई टेम्परेचर सराउंडिंग्स, इधर हमारा ये सराउंडिंग हाई टेम्परेचर पे है, और ये क्या रिजेक्ट कर रहा है? क्यूएच हीट को रिजेक्ट कर रहा है। अब वर्क इनपुट कहाँ से दे रहे थे? ये कंप्रेसर, कंप्रेसर को आप क्या कर रहे हैं? डब्ल्यू नेट, नेट वर्क इनपुट दे रहे हैं। तो ये हमारा कुछ डिवाइस, कुछ ये डिवाइस ऐसा है, हम यहाँ पे शॉर्टकट में कुछ इस तरह से दिखा देते हैं, जहाँ से ये लोअर टेम्परेचर से क्यूएल हीट निकाल रहा है, हायर टेम्परेचर पे क्यूएच हीट दे रहा है। तो आप देखेंगे ये इवोपरेटर है, इवोपरेटर से ही हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। इवोपरेटर वो हीट एक्सचेंजर है जहाँ पे हीट को हम एब्जॉर्ब करेंगे, और उसके बाद हमारा जो रेफ्रिजरेंट होगा ना, ये एक्चुअली हो कैसे रहा है? इस ट्यूब्स के अंदर, इस ट्यूब्स के अंदर क्या सर्कुलेट कर रहा है? रेफ्रिजरेंट लगातार। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। मैंने आपसे बोला था ना, पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज। यदि हीट इंजन होता है तो कैसे चलता है? क्लॉकवाइज में चलता है। ठीक है, तो इवोपरेटर है, कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन डिवाइस है। एक्चुअली में रेफ्रिजरेंट जो है इवोपरेटर के अंदर जब पहुंचता है, ये ट्यूब्स हैं, ये एक्चुअली है क्या? ये मैं इससे बोलूँ तो ये हमारा क्या है? ट्यूब्स है। क्या है? ट्यूब्स है। इन ट्यूब्स के अंदर क्या चल रहे हैं? रेफ्रिजरेंट। इन ट्यूब्स के अंदर क्या चल रहा है? रेफ्रिजरेंट। यदि मुझे इन ट्यूब्स के अंदर क्या चल रहा है? रेफ्रिजरेंट। नीचे वाली लाइन में मैं थोड़ा सा ब्लू कलर दिखा दे रहा हूँ, ऊपर वाली लाइन में मैं ऑरेंज कलर दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि इसका थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है इधर थोड़ा सा। तो ये रेफ्रिजरेंट इसके अंदर सर्कुलेट्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट्स कर रहे हैं। तो डिजायर्ड स्पेस से जब हीट को ये एब्जॉर्ब करता है ना इवोपरेटर, तो जो रेफ्रिजरेंट होता है ना, रेफ्रिजरेंट का फेस चेंज होता है। ये जो हीट होता है ना, लेटेंट हीट होता है, तो ये लिक्विड से वेपर बन जाता है। यहाँ पे जब निकलेगा ना, तो ये क्या बन जाएगा? वेपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेपर बन जाएगा। और ये जो वेपर है कंप्रेसर के अंदर जब घुसेगा, तो कंप्रेसर क्या कर रहा है? कंप्रेसर पे हम नेटवर्क इनपुट दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मोटर, और कंप्रेसर क्या करेगा? उस वेपर को कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये निकलेगा ना, तो क्या होगा? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई, दिखाई दे रहा है आप सभी को? मैं रेड कलर से या फिर ब्लैक से लिख देता हूँ। ब्लू से यहाँ जब निकलेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, वेपर। मतलब कंप्रेसर ने वर्क इनपुट देने की वजह से उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ा। फिर कंडेंसर क्या कर रहा है? लेटेंट हीट को रिजेक्ट कर रहा है। अब ये वेपर से क्या बन जाएगा जानते हैं आप? ये वेपर से क्या बन जाएगा? लिक्विड। वेपर से क्या बन जाएगा? लिक्विड। लेकिन ये जो लिक्विड है अभी भी इसका क्या होगा? प्रेशर हाई ही होगा, क्योंकि ये एक तरह का क्या है? हीट एक्सचेंजर है। क्या है ये एक तरह का हीट एक्सचेंजर है। ये भी क्या होता है? हीट एक्सचेंजर होता है। और हमारा कंडेंसर भी हीट एक्सचेंजर होता है, हमारा इवोपरेटर भी हीट एक्सचेंजर होता है। हीट एक्सचेंजर की मैं बात करूं तो हीट एक्सचेंजर का मतलब क्या है? हीट एक्सचेंजर मतलब जो हीट को एक्सचेंज करे, हीट का लेन देन करे। तो इवोपरेटर क्या कर रहा है? डिजायर्ड स्पेस से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। कंडेंसर क्या कर रहा है? सराउंडिंग में हीट को रिजेक्ट कर रहा है। दोनों हीट का लेन देन कर रहे हैं। यहाँ पे भी फेस चेंज हो रहा था, लिक्विड के फॉर्म में रिप्रेजेंट आता है, वेपर बन जाता है। क्या बन जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे मैं बोलूंगा यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? वेपर। क्या बन जाएगा? वेपर। ठीक है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का वेपर जब कंडेंसर में पहुंचेगा, कंडेंसर लेटेंट हीट रिजेक्ट करेगा सराउंडिंग्स में, और उसका फेस चेंज हो जाएगा। वेपर से क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। और ये क्या होगा? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। क्या होगा? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। जब ये रेफ्रिजरेंट इंटर करेगा एक्सपेंशन डिवाइस में, तो उसका एक्सपेंशन होगा। अब ये क्या बन जाएगा? लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड। इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ड्रॉप होगा एक्सपेंशन डिवाइस में। तो ये क्या बन जाएगा? लो प्रेशर लो टेम्परेचर का क्या बनेगा? लिक्विड। और ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड जब इवोपरेटर में घुसेगा, तो इवोपरेटर में घुसेगा ट्यूब्स के अंदर, तो उसके सराउंडिंग्स में रेफ्रिजरेटेड स्पेस में जो सामान रखे उनका जो हीट है, उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो उस हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से ये लिक्विड से वेपर बन जाएगा।
इसका फेस चेंज हो जाएगा और ये जो वार्म वेपर होगा ये फिर कंप्रेसर में पहुंचेगा और कंप्रेसर फिर कंप्रेस करेगा, वर्क इनपुट देगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का वेपर बन जाएगा और फिर से कंडेंसर में जाएगा तो हीट को रिजेक्ट करेगा। तो हीट रिजेक्ट करने के बाद इसका फेस चेंज हो जाएगा, वेपर से क्या बनेगा, लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड बनने के बाद फिर एक्सपेंशन डिवाइस में उसका एक्सपेंशन होगा, प्रेशर टेम्परेचर दोनों ड्रॉप हो गए, फिर लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड फिर से यूपरेटर में आएगा, फिर डिजायर्ड स्पेस से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये बहुत आसान डिवाइस है, 4 डिवाइस है। तो इवेपोरेटर एक तरह का हीट एक्सचेंजर है जो कि डिजायर्ड स्पेस से हीट को एब्जॉर्ब करता है। कंप्रेसर एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस है जो कि रेफ्रिजरेंट जो वेपर फेज में होगा उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। कंडेंसर एक तरह का हीट एक्सचेंजर है जो कि सराउंडिंग्स में हीट को रिजेक्ट करता है। और एक्सपेंशन डिवाइस एक तरह का एक्सपेंशन डिवाइस है जो कि लिक्विड का एक्सपेंशन करता है जिसकी वजह से प्रेशर और टेम्परेचर ड्रॉप होते हैं। ये जो 4 कंपोनेंट है ना, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, ये क्या है हमारा, ये हमारा है कंप्रेसर, एक कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से लिखना है और आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसका एनिमेशन वीडियो, ये डिजायर्ड स्पेसिंग, यहाँ ये हमारा क्या है, इवेपोरेटर है। इवेपोरेटर क्या कर रहा है, हीट को यहाँ से, इवेपोरेटर यहाँ से क्या करेगा, ऑपरेटर यहाँ से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। फिर ये जो रेफ्रिजरेंट कहाँ पहुंचा, कंप्रेसर, कंप्रेसर ने उसको कंप्रेस किया। मैंने बताया नहीं था साइकिल के पंप वाला, जब किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं उसका प्रेशर भी बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, हाई प्रेशर, क्या हो गया, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, और क्या बन जाएगा, ये वेपर बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। फिर किस में पहुंचेगा, कंडेंसर में। ये कंडेंसर है, कंडेंसर में आप क्या कर रहे हैं, QH हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं TH टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे हीट रिजेक्ट करने से इसका फेस चेंज हुआ, क्या बन गया, अब ये लिक्विड बन गया, लेकिन अभी भी क्या है, हाई प्रेशर का है और हाई टेम्परेचर का है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है लेकिन फेस चेंज हो गया। अब एक्सपेंशन डिवाइस, एक्सपेंशन डिवाइस ने एक्सपेंशन किया तो ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया। लिक्विड का लिक्विड ही रहा लेकिन अब ये क्या बना है, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का। फिर हम आए कहाँ पे, इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर ने हीट को एब्जॉर्ब किया तो ये क्या बन गया, वेपर, क्या बन गया, वेपर। लेकिन फिर जब ये कंप्रेसर के अंदर पहुंचा तो कंप्रेसर ने उसको कंप्रेस किया। ये देख रहे हैं ट्यूब्स के अंदर लगातार क्या चल रहा है, रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट बिना डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हीट को एब्जॉर्ब करता है और हीट को रिजेक्ट करता है और साइकिल में कंटिन्यूसली सर्कुलेट्स होता रहता है। ठीक है, तो हमारे पास 4 मेजर कंपोनेंट है। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इवेपोरेटर। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इवेपोरेटर। इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसर। क्या बोलेंगे, कंप्रेसर। ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसर। क्या बोलेंगे, कंडेंसर। ये जो हमारे पास है इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन डिवाइस या एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 मेजर कंपोनेंट है। इन 4 कंपोनेंट को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब कंप्रेसर की बातें करना शुरू करते हैं। तो ये जो मैंने एनिमेशन वीडियो बनाया इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जो मेन मैंने पहले ब्लॉक डायग्राम बनाया था उस डायग्राम को आपको बनाने की जरूरत है। तो कंप्रेसर्स की बात करें तो कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी टू वर्किंग फ्लूइड। वो वर्किंग फ्लूइड क्या है, रेफ्रिजरेंट। मतलब उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी है और जो रेफ्रिजरेंट है उसको दे दिया। तो रेफ्रिजरेंट क्या हो गया, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का होगा, उसकी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का बन गया। अपनी मैकेनिकल एनर्जी किसको दिया, रेफ्रिजरेंट को दिया। ये कंप्रेसर काम कर रहा है। रेफ्रिजरेंट आ कहाँ से रहा है, रेफ्रिजरेंट कम्स फ्रॉम इवेपोरेटर। कंप्रेसर के पहले कौन सा कंपोनेंट था, इवेपोरेटर। और कहाँ को जा रहा है, रेफ्रिजरेंट कम्स फ्रॉम इवेपोरेटर टू द कंप्रेसर। इवेपोरेटर से आने के बाद फिर कंप्रेसर में गया। कंप्रेसर कर क्या रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कंप्रेसर जो है रेजेस द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ाता है। यदि और इसमें कुछ पॉइंट लिखना चाहें तो मैं लिख देता हूं, कंप्रेसर हैंडल, कंप्रेसर हैंडल ओनली वेपर फेज ऑफ द रेफ्रिजरेंट। लिक्विड फेज को नहीं कर सकता, नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेसर हमारा डैमेज हो सकता है। वेट कंप्रेशन उसे हम कहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमेशा ड्राई कंप्रेशन हो। कंप्रेसर हैंडल ओनली वेपर फेज ऑफ द रेफ्रिजरेंट। जब एंड अवॉइड वेपर कंप्रेशन,
वाइपर कंप्रेशंस को अवॉइड करता है, अवॉइड वाइपर या फिर अवॉइड वेट कंप्रेशन, वेट कंप्रेशन, वेट कंप्रेशन को क्या करेगा, अवॉइड करेगा। चलो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप घबराने लगेंगे। तो ये कंप्रेसर्स की ये 3 लाइंस आपको अच्छे से याद रहेगी, तो ये यहाँ पे क्लियर होता है। और कंप्रेसर जो होता है पावर को कंज्यूम करता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय रनिंग द मोटर्स, इलेक्ट्रिसिटी से मोटर रन कर रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, ये बातें आप जानते हैं। अब बात आती है किसकी, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर की। कंप्रेसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का वेपर कहाँ पे जाएगा, कंडेंसर पे जाएगा। और कंडेंसर क्या है, एक टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है, इट इज अ टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। और ये कर क्या रहा है, द रेफ्रिजरेंट इंटर्स इनटू कंडेंसर फ्रॉम इवेपोरेटर। सबसे बड़ी बात ये है, आपको हर एक टॉपिक में कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, एक्सपेंशन डिवाइस, सब में रेफ्रिजरेंट कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, एक लाइन तो ऐसे लिखना है। ठीक है, तो इन्होंने कहा रेफ्रिजरेंट आ रहा है कंडेंसर से, कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है वो कंप्रेसर से आ रहा है। ठीक है, ये बातें हमने यहाँ पे लिख लिया। और कंप्रेसर क्या कर रहा है, रिजेक्ट्स हीट फ्रॉम वर्किंग फ्लूइड। वर्किंग फ्लूइड है क्या, रेफ्रिजरेंट्स बाय मींस ऑफ कूलिंग कॉइल मेड ऑफ कॉपर इनटू द एटमॉस्फेयर। मतलब हमारा जो कंडेंसर है ना, कंडेंसर क्या कर रहा है, हीट रिजेक्ट कर रहा है रेफ्रिजरेंट से सराउंडिंग्स में, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और वो जो हमारा कूलिंग कॉयल बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, जिससे हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा हो। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेंट कम्स फ्रॉम कंप्रेसर एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। रेफ्रिजरेंट जो आ रहा है कंप्रेसर से कंडेंसर के अंदर, उसका प्रेशर टेम्परेचर दोनों हाई है। ये तो डायग्राम जो मैंने बनाया था वहीं से देख के, लिख के, समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये कर क्या रहा है, इट रिजेक्ट द हीट लेटेंट हीट इन कंडेंसर। कंडेंसर में हीट को रिजेक्ट कर रहा है। आफ्टर कंडेंसिंग, कंडेंसिंग का मतलब क्या होता है, वाइपर से लिक्विड होना। आफ्टर कंडेंसिंग रेफ्रिजरेंट गोज इनटू द एक्सपेंशन डिवाइस। हीट रिजेक्ट करने की वजह से उसका कंडेंसेशन होता है, फेस चेंज होता है, वाइपर से क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थ्रोटलिंग डिवाइस। थ्रोटलिंग डिवाइस जो है इसे एक्सपेंशन डिवाइस भी बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब भी बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब भी यूज करते हैं। ये क्या करता है कि प्रेशर ड्रॉप करता है या रिड्यूस करता है, इट इज यूज टू रिड्यूस द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड विच कम्स फ्रॉम कंडेंसर एंड गोज इनटू द इवेपोरेटर। जो कि कंडेंसर से आ रहा है और इवेपोरेटर को जाने वाला है। ये और क्या कर सकता है, ये रेगुलेट्स कर सकता है फ्लो रेट को, रेफ्रिजरेंट की फ्लो रेट को, जिसकी वजह से हम कूलिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ इट आल्सो रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट इनटू द इवेपोरेटर। ये रेफ्रिजरेंट के फ्लो को भी इवेपोरेटर में कंट्रोल करता है। दूसरा, वी कैन रेगुलेट एंड कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटर बाय यूजिंग एक्सपेंशन डिवाइस वेयरिंग द ओपनिंग एज पर रिक्वायरमेंट। जितना ज़्यादा रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा कूलिंग होगा, जितना कम होगा उतना कम कूलिंग होगा। तो सेंसर्स लगे होते हैं जो इनके फ्लो को मैनेज करते हैं। ज़्यादा लोड होगा तो ज़्यादा रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा, कम लोड होगा तो कम रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा। तो हमने एक्सपेंशन डिवाइस, थ्रोटलिंग डिवाइस भी यहाँ पे देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इवेपोरेटर। इवेपोरेटर जो डिजायर्ड स्पेस है ना, डिजायर्ड स्पेस से हीट को कौन एब्जॉर्व करता है, इवेपोरेटर ही। ये भी एक टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है। ये स्टोरेज स्पेस या फ्रीजर है जहाँ से आपको हीट को आप सामान रखते हो तो ठंडा हो जाता है। ठंडा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ से हीट किसी ने एब्जॉर्व किया। रेफ्रिजरेंट आता कहाँ है, कम्स फ्रॉम द थ्रोटलिंग डिवाइस या फिर एक्सपेंशन डिवाइस। और कहाँ, कैसे आएगा, एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे आता है और जिसकी वजह से इवेपोरेटर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। इवेपोरेटर हीट, इन इवेपोरेटर हीट इज एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ड्यू टू दिस टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इंक्रीजेस एंड लिक्विड ऑफ द रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट्स इनटू वेपर। फेस चेंज हो गया, जो रेफ्रिजरेंट इंटर किया था इवेपोरेटर में अब वो क्या बन चुका है, लिक्विड से वेपर। और ये जो वेपर है कहाँ को जाएगा, कंप्रेसर को जाएगा। तो कंप्रेसर वर्क इनपुट देने की वजह से उसके प्रेशर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। आफ्टर दैट दिस रेफ्रिजरेंट गोज टू द कंप्रेसर एंड इवेपोरेटर वर्क एज अ हीट एक्सचेंजर बिटवीन द स्टोरेज स्पेस एंड द कूलिंग कॉइल्स। दिस साइकिल रिपीट्स कंटिन्यूसली। ये साइकिल लगातार चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये सेम चारों कंपोनेंट हमें एज इट इज़ यूज करना है विंडो टाइप एसी में जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है पीएच एंड टीएस डायग्राम। अभी अभी हाल फिलहाल में पूछ लिया है, जो अभी हमारा जो विंटर सेशन हुआ तो मैं पीएच डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे पास पीएच डायग्राम है।
ये हमारे पास 1 से 2 जो है ना कंप्रेशन प्रोसेस है, 2 से 3 कंडेंसर है, 3 से 4 एक्सपेंशन है, 4 से 1 इवेपोरेटर है। सेम यदि मैं टीएस डायग्राम बनाना चाहूँ तो टीएस डायग्राम देखिए, ये हमारा 1 से 2 कंप्रेशन है और ये हमारा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। तो ये हमारे पास ये इस ग्राफ को हम बोलते हैं टीएस डायग्राम। ये वर्टिकल एक्सिस टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है एंट्रोपी को। तो नीचे क्या है हमारा एंट्रोपी और ये वर्टिकल एक्सिस जो है ये क्या है टेम्परेचर। ये जो हमारा प्रेशर इंथैल्पी क्या है प्रेशर इंथैल्पी। तो ये हमारा क्या नीचे जो है इंथैल्पी है, ये मैं एच बोल रहा हूँ, तो ये क्या हो गया इंथैल्पी इस डायरेक्शंस में। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस डिनोट कर रहा है किसको प्रेशर को, इसको डिनोट कर रहा है प्रेशर को। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है। इस पॉइंट को मैं बोलूँ ना तो क्रिटिकल पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, इतना डिटेल में तो मुझे नहीं बताना चाहिए आपको, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो चलो मैं यहाँ बता देता हूँ ये क्या है क्रिटिकल पॉइंट। क्या है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के इधर, क्रिटिकल पॉइंट के इधर ये जो ग्राफ है ना, ये जो लाइन है ये क्रिटिकल पॉइंट की इधर ये जो लाइन है ना, इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। क्या बोलते हैं इसे हम सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और ये जो इधर लाइन है ना, इधर जो लाइन है इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन। इसे हम क्या बोलेंगे सैचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है, यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर लाइन आपस में मिलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ ये कंप्रेसर, ये मैं कॉमन प्रोसेस लिखने वाला हूँ जो कि दोनों के लिए है। 1 से 2 जो है 1 से 2 जो है 1 से 2 जो है कंप्रेसर, 1 से 2 में क्या लगा है हमारा कंप्रेसर लगा है। 2 से 3 में जो लगा है वो क्या लगा है 2 से 3 में क्या हमारा लगा है कंडेंसर। क्या लगा है कंडेंसर। 3 से 4 जो है वो क्या है एक्सपेंशन वाल है, एक्सपेंशन वाल है। 4 से 1 जो है वो हमारा क्या है इवेपोरेटर। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 डिवाइस हैं। तो आपने देखा था कि जब हमारा ये देखो ये टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है वो प्रेशर को, तो 1 पॉइंट पे हमारा जो है टेम्परेचर भी लो है प्रेशर भी लो है, लेकिन 2 पॉइंट पर हमारा टेम्परेचर भी हाई है प्रेशर हाई, क्योंकि कंप्रेसर ने क्या किया प्रेशर टेम्परेचर को हाई किया। लेकिन 3 पॉइंट पे टेम्परेचर प्रेशर में कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, प्रेशर क्या कांस्टेंट बना हुआ है, लेकिन फेज चेंज हो रहा है। ये वेपर से, ये लाइन क्या है वेपर है, ये लाइन लिक्विड है, ये लाइन क्या है वेपर लाइन है। ये कौन सा है मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ सैचुरेटेड वेपर लाइन। ये क्या है सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन। और इस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो 2 से 3 क्या हो रहा है कि फेज चेंज हो रहा है, क्योंकि लेटेंट हीट क्या कर रहा है वो कंडेंसर क्या कर रहा है लेटेंट हीट को रिजेक्ट कर रहा है, इसलिए वेपर से क्या बन जा रहा है लिक्विड बन जा रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा और थोड़ी सी बस ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा। यहाँ पे क्या होता है इधर जो होता है लिक्विड होता है, क्या होता है लिक्विड होता है, इधर क्या होता है वेपर होता है, बीच में क्या होता है लिक्विड प्लस वेपर। तो इधर क्या होगा लिक्विड प्लस वेपर, यहाँ पे सिर्फ वेपर, यहाँ पे लिक्विड। तो आपने देखा कि जब हमारा 2 से 3 जाता है ना, तो वेपर से क्या बन जाता है सैचुरेटेड लिक्विड। फिर 3 से हमारा एक्सपेंशन डिवाइस है, उसका एक्सपेंशन करेगा तो टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है, प्रेशर भी। आपने देखा 3 से 4 आने में प्रेशर भी ड्रॉप हो रहा है और टेम्परेचर भी। यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है ना आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है। 4 to 1 क्या कर रहा है हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से उसका फेज चेंज हो रहा है, लिक्विड से क्या बनेगा वेपर बनेगा। तो यहाँ पे 1 पे आ गया तो सैचुरेटेड वेपर बन गया, और वेपर बनने के बाद फिर से कंप्रेसर उसको कंप्रेस करेगा। तो ये हमारे पास पीएच और टीएस डायग्राम है। आप बोलेंगे एज पर डिमांड तो मैं इस पूरे साइकिल को बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ाऊंगा,
और मेरे ढेर सारे वीडियोस और भी हैं दूसरे दूसरे चैनल पे जहाँ पे मैंने आरएसएस को पूरा एज अ कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ा रखा है, तो वहाँ पे मैंने डिटेल्स में इनको पढ़ा भी रखा है। फिलहाल फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ग्राफ बस इतना सा पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। यदि मैं प्रोसेस की बात करूँ तो ये जो 1 से 2 प्रोसेस है ना, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। कैसा है, मैं लिख भी दे रहा हूँ कैसा प्रोसेस है। ये प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक, जिसमें एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। 2 से 3 जो है ना, वो कैसा है, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। और हमारा 3 to 4 जो है ना, ये है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। इसे हम क्या बोलेंगे, आइसेंथैल्पिक, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। और 4 to 1 जो है ना, इसे हम फिर से क्या बोलेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस। अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्या क्या कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एंट्रोपी कांस्टेंट होगा, S1 इक्वल टू S2। एंट्रोपी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कंडेंसर में क्या हमारा होगा, P2 इक्वल टू P3। प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और एक्सपेंशन डिवाइस आइसेंथैल्पिक में क्या हो रहा है, S3 इक्वल टू H4। इंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट है। और यूपरेटर में क्या, आइसोबारिक प्रोसेस है, जहां पे हमारा क्या दिख रहा है, P1 इक्वल टू P4। तो मैंने सब प्रोसेस के भी नाम बता दिए, कौन सा डिवाइस लगेगा ये भी बता दिया। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से करके आएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।